हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं, उसमें आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल के बारे में। और आज हम एक ही क्लास में पूरा सल्तनत काल कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो आपके सिलेबस में आपको भारतीय इतिहास के अंतर्गत 9वां चैप्टर दिया गया है, 9वें चैप्टर में आपको सल्तनत काल दिया गया है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह सल्तनत काल पर करेंगे और एक ही वीडियो में पूरा सल्तनत काल कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ धैर्य से ईमानदारी पूर्वक पूरी क्लास देखिएगा और सीखिएगा, जिससे जो सल्तनत काल है यहाँ से आपके यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा में 100% एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक शिद्दत से सीखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज का ये टॉपिक डिस्कशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दे रहे हैं कि ये गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची यूट्यूब का ऐसा प्रथम चैनल है जहां पर आपको 100% यूपी ट्रिपल एससी पीटी का सिलेबस करवाया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखिए कि कैसे सिलेबस समाप्त होता है। और आप लोग अगर सिलेबस नहीं पढ़ोगे तो आप लोग एग्ज़ाम में जाकर कुछ नहीं कर सकते। मेरा जो प्रयास होगा वह होगा कि पहली ही बार में आपको पीएटी पास कराना है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और क्लासों का आनंद लेते रहें और सीखते रहें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आपको दिया गया है। पहला आपको वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, यह आपसे पूछा जाता है कि जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हुए हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ। तो फ्रेंड्स, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म है वह मक्का में हुआ। और कब हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो वह 570 ईस्वी में हुआ। तो इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दिया गया है, देखिएगा, मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 622 ईस्वी में प्रस्थान किए। तो यह 622 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपसे यह पूछा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना कब प्रस्थान किए थे। तो उनको बताना है आप लोगों को कि जो हजरत मोहम्मद साहब हैं वह 620 ईस्वी में मक्का से मदीना स्थानांतरित हुए थे। तो फ्रेंड्स, इसे इंडिकेट कीजिएगा। और यह पॉइंट आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आपसे पूछा जाता है कि जब हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना प्रस्थान किया तो उसी के आरंभ में उन्होंने फ्रेंड्स चलवाया था हिजरी सम्मत। जो हिजरी सम्मत है वह भी 622 ईस्वी में चलाया गया। तो हिजरी सम्मत जो है वह आपके पेपर ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनता है। पूछा जाता है कि जब हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना प्रस्थान किया तो कौन सा सम्मत चलाया था। तो वह हिजरी सम्मत चलवाया था। आपसे यह पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दिया गया है मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है वह 632। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यह पूछा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, तो आप लोगों को बताना है कि वह 570 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है वह 632 ईस्वी में हुई थी। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और आगे आपको दिया गया है, आप लोग देखिएगा, आगे आपको दिया गया है फारसी ग्रंथ चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, चचनामा वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो चचनामा के लेखक है फ्रेंड्स वह अज्ञात है, यानी इनके लेखकों के बारे में अभी तक चचनामा के लेखक के बारे में पता नहीं चला। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे और आगे देखिए। आगे आपको दिया गया है 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो फ्रेंड्स, यह आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि 999 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे और आगे आपको दिया गया है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। फ्रेंड्स, आपसे यह पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार वह उतबी था। उतबी आपसे बार बार पेपर में पूछा गया है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके आगे फ्रेंड्स चलते हैं और आगे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि किताब उल यामनी या तारीख ए यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। फ्रेंड्स, आपसे यह पूछा जाता है उतबी ने
किन ग्रंथों की रचना की, तो आप लोगों को बताना है कि किताब उल यामनी या तारीख ए यामनी की रचना उत्बी द्वारा की गई है। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके आगे चलते हैं और आगे देखिए आपको दिया गया है शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। यह महमूद गजनवी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान कवि थे। फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि शाहनामा के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो शाहनामा है उसके लेखक फिरदौसी हुए थे, जो महमूद गजनवी के दरबारी यानी दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। आगे आपको दिया गया है फिरदौसी को पूर्व का होमर की उपाधि भी दी जाती है। फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है कि किस इतिहासकार को पूर्व का होमर कहा जाता है, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि जो फिरदौसी हैं फिरदौसी को ही पूर्व का होमर कहा जाता है। तो आप लोग फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आपको दिया गया है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो वह पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान हुआ था वह अल-बरूनी हुआ था। फ्रेंड्स उसकी आगे आपको दिया गया उससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की। फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है, इसे तहकीक हिंद को भारत की खोज भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है किताब उल हिंद यह तहकीक हिंद की रचना किसने की, तो वह अल-बरूनी ने की। और किस भाषा में की, अरबी भाषा में की। तो यह आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे आप लोग देखिएगा। आगे आपको दिया गया है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को प्रथम आक्रमण यानी का जो प्रथम आक्रमण हुआ था वह 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का जो प्रथम आक्रमण है वह 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था, जहां इसे हार का सामना करना पड़ा था। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स आगे और आगे देखिए। आगे आपको दिया गया है 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिहाबुद्दीन की सेना के दोनों पार्श्व परास्त हुए। तो फ्रेंड्स इससे इंडिकेट कीजिएगा। आपसे पूछा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध तो वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया और 1194 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है, तो इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट आपको दिया गया है 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में मुस्लिम शक्ति की शुरुआत किस युद्ध के बाद से मानी जाती है, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि तराइन के द्वितीय युद्ध से ही भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का केंद्र माना जाता है। तो फ्रेंड्स तराइन का जो द्वितीय युद्ध है उसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद्र को पराजित किया। तो फ्रेंड्स इससे इंडिकेट कीजिएगा कि 1194 में होता है चंदावर का युद्ध और इस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा जयचंद्र को भी पराजित कर दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे देखिएगा आपके पेपर ऑफ व्यू से और इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है। आगे आपको दिया गया है मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी और दूसरी तरफ कलमा यानी कलमा जो है वह जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है और अरबी भाषा में खुदा हुआ था। तो फ्रेंड्स इससे इंडिकेट कीजिएगा। कलमा आप लोगों से पूछा जाता है कि देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के किस शासक द्वारा जारी किए गए, तो वह मोहम्मद गौरी द्वारा जारी किए गए। फ्रेंड्स इससे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए आगे और आगे देखते हैं 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मुगल वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मुगल वंश का टाइम पीरियड आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि जो मुगल वंश का टाइम पीरियड है वह 1206 से 1290 ईस्वी तक माना जाता है। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि मुगल वंश से आपकी जो पीटी एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग देखिएगा। आपको दिया गया है भारत में मुगल वंश का प्रथम शासक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड, तो आपको बताना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड हुआ था वह 1206 से 1210 ईस्वी में हुआ था।
उसकी आगे आपको दिया गया है जो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी वह लाहौर थी। आपसे यह पूछा जाता है कि ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी। फ्रेंड्स आपको बताना है कि ऐबक के समय जो है वह दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलिए, आगे आपको दिया गया है ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। फ्रेंड्स यह फ्रेंड्स आपसे UPPCS का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर बार बार आपसे पूछा जाता है कि ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखिए, ऐबक ने जब कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की उसने मलिक और सिपा सालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा कि ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने मलिक और सिपा सालार की उपाधियाँ धारण की थी। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे देखिए, आपको दिया गया है अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श या लाखों का दान करने वाले के नाम से पुकारा जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे चलिए, आपको दिया गया है सल्तनत कालीन प्रमुख भवन। फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। यहाँ से 101% आपके UP PPT में एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो जो हमें जद्दोजहद करना है वह एक एक प्रश्नों के लिए करना है। तो आप लोग धैर्य के साथ देखिएगा और इसे शिद्दत से सीखिएगा। फ्रेंड्स आपको एक तरफ दिया गया है भवन और दूसरी तरफ दिया गया है निर्माता और दिया गया स्थल, यानी जो भवन है वह कहाँ पर है। तो चलिए इसे शिद्दत के साथ सीखते हैं। आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। पहला आपको दिया गया है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है या इसका निर्माता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक है और यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है वह दिल्ली में बनी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी है। फ्रेंड्स तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है वह भारत की प्रथम मस्जिद है। तो अगर आपको यह याद नहीं होता तो आप लोग यहाँ कुव्वत से यानी कू से आप लोग याद कीजिएगा, कुव्वत से कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसे याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया है कुतुब मीनार। कुतुब से इसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक याद कीजिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण है वह करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा और यह भी दिल्ली में स्थित है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है इसका निर्माता भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही है और यह अजमेर में बनवाया गया है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए आतार किन का दरवाज़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बच्चे इससे ज़्यादातर गलत करते हैं। आतार किन का जो दरवाज़ा है फ्रेंड्स वह उसका निर्माता इल्तुतमिश है और यह नागौर फ्रेंड जो राजस्थान में है वहीं पर आतार किन का दरवाज़ा का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा किया गया है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है इल्तुतमिश का मकबरा। ये तो आसान है, या आप इल्तुतमिश से इल्तुतमिश कनेक्ट की लीजिएगा। इल्तुतमिश का जो मकबरा है फ्रेंड्स वह दिल्ली में है और इसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा ही करवाया गया था। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा सीरी का किला। आप लोग देखिएगा सीरी के किले का जो निर्माण है वह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में करवाया गया। तो आप लोग इसे देखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिएगा अलाई दरवाज़ा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आपसे बनता ही है। अलाई दरवाज़ा देखिएगा, इसका भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया और अलाई दरवाज़ा भी आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया गयासुद्दीन का मकबरा। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा गयासुद्दीन से आप गयासुद्दीन को लिंक कीजिएगा और गयासुद्दीन का मकबरा जो है उसका जो निर्माण है वह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही करवाया गया और यह भी दिल्ली में करवाया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है आदिलाबाद का किला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पर कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। आदिलाबाद का किला है जो फ्रेंड्स उसका जो निर्माण है वह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा करवाया गया और यह दिल्ली में ही करवाया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया जहाँ पनाह नगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा जहाँ पनाह नगर, जो जहाँ पनाह नगर है वह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली में इसका स्थापना करवाया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया अदीना मस्जिद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। आप लोग इंडिकेट कीजिएगा अदीना मस्जिद। जो अदीना मस्जिद है फ्रेंड्स उसका जो निर्माण है वह सिकंदर शाह द्वारा करवाया गया और यह पंडुआ बंगाल में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया गया। तो आप लोग इनसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे और आपको दिया गया है फिरोज शाह कोटला का किला।
जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, फिरोज शाह कोटला का किला फ्रेंड्स, या इसका जो निर्माण है फिरोज शाह से, आप लोग फिरोज शाह तुगलक को लिंक कीजिएगा और इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। फिरोज शाह जो कोटला का किला है फ्रेंड्स, वह फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही इसका निर्माण दिल्ली में करवाया गया, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है अटाला मस्जिद, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे कीजिएगा। अटाला मस्जिद जो है इसका जो निर्माण है वह इब्राहिम शाह सरकी द्वारा करवाया गया और यह जौनपुर में स्थित है। कौन? अटाला मस्जिद, इससे आप लोग इंडिकेट कीजिए। फ्रेंड्स अगला देखिएगा, अगला आपको दिया गया है हिंडोला महल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिए। जो हिंडोला महल है उसकी स्थापना जो है हुसंग शाह द्वारा मांडू में करवाया गया, यह प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कीजिएगा, इसे पक्का याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया जहाज महल, जहाज महल की जो स्थापना है वह हुसंग शाह द्वारा करवाया गया और यह भी मांडू में करवाया गया, तो आप लोग हिंडोला महल और जहाज महल को 100% याद कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है चांद मीनार या चार मीनार, इसी चार मीनार को चांद मीनार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो स्थापना है वह कुली कुतुब शाह द्वारा की गई और इसकी जो स्थापना है वह हैदराबाद में की गई। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आप लोग देखिएगा, आपको दिया गया है विजय स्तंभ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। विजय स्तंभ, जो विजय स्तंभ की स्थापना है वह राणा कुंभा द्वारा करवाया गया और यह चित्तौड़ राजस्थान में करवाया गया। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को जितने ये महल वहल याद करवाए गए आप लोग इसे याद कीजिएगा और जो वीडियो है उसे फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, नहीं तो हम आपको टेलीग्राम पर इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप लोग लेकर इसे पढ़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि और आगे आपके पेपर ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, चौगान के खेल आधुनिक पोलो की भांति एक खेल में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी, उसे लाहौर में दफनाया गया। तो फ्रेंड्स यह आपसे पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, तो आपको यह बताना है कि पोलो या चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में हुई। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे आपको दिया गया है दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने सुल्तान की उपाधि फ्रेंड्स धारण की, तो वह इल्तुतमिश को ही माना जाता है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे देखिएगा, आगे आपको दिया गया खलीफा ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि भी प्रदान की। तो फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा। आपसे पूछा जाता है इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इल्तुतमिश ने फ्रेंड्स जो है वह सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की, यह आपसे पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका जो कि 175 ग्रेन का हुआ करता था और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने आरंभ किए तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की गई। तो फ्रेंड इसे इंडिकेट कीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसके द्वारा शुरू किए गया, तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया। और सिक्कों पर टकसाल का नाम यानी कहाँ से ये सिक्के बनकर आए हैं उसका भी नाम लिखवाना इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे और मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। अगर आपको पहले ही प्रयास में यूपी ट्रिपल एस पीटी क्लास निकालनी है तो आपको मेरे साथ नियमित रूप से ऐसे ही बने रहना है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे आपको दिया गया है मंगोल नेता चंगेज खान का भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। फ्रेंड्स इससे इंडिकेट कीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि चंगेज खान भारत पर आक्रमण कब किया था, तो वह इल्तुतमिश के शासनकाल में जो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा है वहाँ तक चंगेज खान आया था। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। अगर आपसे फ्रेंड्स रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड पूछा जाता है तो जो रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड है वह 1236 से 1240 ईस्वी तक माना जाता है। आपसे यह बार बार पेपरों में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान या महिला शासिका कौन सी थी, तो आपको फ्रेंड्स बताना है वह रजिया सुल्तान थी।
उसके आगे फ्रेंड्स चलते हैं, आपसे पूछा जाता है सुल्तान बलबन का पूरा नाम। तो आप लोग बताइएगा कि जो बलबन का पूरा नाम है वह गयासुद्दीन बलबन था। फ्रेंड्स यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और आगे यानी बलबन को उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था, यानी बलबन को उलूग खां के नाम से भी फ्रेंड्स जाना जाता था। तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और आगे देखिएगा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से किया था। तो फ्रेंड्स इससे इंडिकेट कीजिएगा, जो बलबन थे उसने अपनी पुत्री का विवाह जो है वह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद द्वारा यानी इससे किया था। तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा 1249 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और आगे आपको देखते हैं आगे क्या है आपके लिए खास। आगे आपको दिया गया है, इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि या नायब ए मुमालिकात के पद से नवाजा गया या पद दिया गया। फ्रेंड्स जब बलबन द्वारा अपने पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद द्वारा किया गया, तो नासिरुद्दीन महमूद उन्हें खुश होकर उलूग खां की उपाधि और नायब ए मुमालिकात की पद भी देता है। तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस फैक्टों की कीजिएगा। आपको दिया गया बलबन के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो फ्रेंड्स आपसे यह बार बार पेपरों में पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो वह बलबन द्वारा अपनाया गया था। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और आगे आपको दिया गया है बलबन ने फारस के लोकप्रिय प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आपसे यूपी पीसीएस में पूछा गया है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया, राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत ए खुदाई माना गया। तो फ्रेंड्स बलबन स्वयं को नियामत ए खुदाई बताता था, यानी राजा को जो ईश्वर पर यानी धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में जो बलबन था वह अपने आप को देखता था। तो इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड, बलबन के अनुसार मान मर्यादा में केवल पैगंबर के बाद है, यानी जो बलबन के बाद अगर कोई मान मर्यादा में है तो वह स्वयं बलबन यानी जो राजा होता है वही मान मर्यादा में पैगंबर के बाद दूसरा होता है। तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है, आप लोग देखिएगा, राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। यह बलबन द्वारा कहा गया कि जो राजा है वह जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है, बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। तो फ्रेंड्स इससे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए आगे और आगे देखते हैं, जो ये प्रारंभ जो बहुत सारे प्रोग्राम है बलबन द्वारा वह अपने दरबार में जो कि ईरान में होते तो उनको लागू किया। उनमें से फ्रेंड्स एक था, बलबन ने सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस सुल्तान के चरणों को चूमना की रीत आरंभ की। फ्रेंड्स ये आपसे पूछा जाता है सिजदा और पैबोस किसके द्वारा लागू किया गया, तो वह बलबन द्वारा लागू किया गया। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है, बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नवरोज बड़ी शान और शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह नवरोज त्यौहार पूछा जाता है, तो आप लोग इससे बताइएगा कि नवरोज त्यौहार जो है वह बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपको दिया गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। तो फ्रेंड्स इससे इंडिकेट कीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आपको अगला पॉइंट दिया गया है, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, अलाउद्दीन ने उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नसीरी अमीर उल मुमनिन को बताया, यानी मुमनिन बताया। फ्रेंड्स जो अलाउद्दीन खिलजी हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिर आमिर उल मुमनिन बताया है। तो इससे आप लोग इंडिकेट कीजिए। यह जो पदवी है वह आपको जो आईएएस का प्रीलिम्स एग्जाम होता है वहाँ पर इसे पूछा गया था। तो शायद आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप लोग धैर्य के साथ शिद्दत के साथ देखिएगा। फ्रेंड्स उसके बाद आपको दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर यानी द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। उसने अपने सिक्कों पर अंकित कराया
यानी सिकंदर सानी की उपाधि फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया, तो इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, आप लोग देखिएगा, पद्मनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है पद्मनी या पद्मावती किसकी पत्नी थी, तो आप लोग बताइएगा। राजा यानी जो राणा रतन सिंह हुए उन्हीं की पत्नी का नाम पद्मनी या पद्मावती था। फ्रेंड्स अगले पॉइंट आपको दिया गया है, देखिएगा। पद्मनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी की मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत से पता चलता है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, तो फ्रेंड्स आप इसे इंडिकेट कीजिएगा। जब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी पर आक्रमण किया गया तो फ्रेंड्स वहाँ का जो शासक था वह रामचंद्र देव था, तो इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग भूलिएगा नहीं, 100% याद कीजिएगा। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था, तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि मलिक काफूर को और किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न भी आपसे हजारों बार पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे देखिए, आपको दिया गया है, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल आरंभ किया, तो फ्रेंड इससे इंडिकेट कीजिएगा कि अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश यानी माप कराकर लगान वसूलने की प्रारंभ यानी जो कानून है वह आरंभ किया, तो फ्रेंड इससे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड अगला पॉइंट आपको दिया गया, अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की, तो फ्रेंड दीवान ए मुस्तखराज या एक प्रकार का खैरात विभाग था, तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। यहाँ से आपसे प्रश्न कि दीवान ए मुस्तखराज किसके द्वारा शुरू किया गया एक विभाग है, तो वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया एक विभाग है। उसके बाद फ्रेंड अगला पॉइंट देखिएगा, अगला आपको दिया गया, अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों जिन्हें खुद मुकद्दम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। फ्रेंड्स आपको हम बताए दे रहे हैं कि इनकी अलाउद्दीन खिलजी के समय जो खुद मुकद्दम और चौधरी थे इनकी हालत इतनी बद से बदतर हो गई थी कि क्या बताया जाए, इनके पास खाने तक का जो था अनाज तक नहीं बचा। अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी इतनी हालत ख़राब कर दी थी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर यानी खराज के रूप में निश्चित किया, तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 50% भूमि कर के रूप में लिया जाता था, इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है, सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। फ्रेंड्स आपको जो ये कोटा सिस्टम अभी दिख रहा है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू किया गया था, तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीनकरण घरीकरण जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया गया था तथा चराई कर जो दुधारी पशुओं पर लगाया जाता था। तो फ्रेंड्स घरी कर और चरी कर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोगों को बताना है कि ये दोनों कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लगाए गए थे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं और आगे आपको दिया गया है, अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। तो फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा, गयासुद्दीन तुगलक और या गाजी मलिक के द्वारा ही तुगलक वंश की स्थापना की गई। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 से 51 ईस्वी सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। फ्रेंड्स जो मोहम्मद बिन तुगलक MBT है या सबसे पढ़ा लिखा और सबसे विद्वान शासक था, लेकिन इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जितनी भी योजना चलाई है वह कोई भी योजना मोहम्मद बिन तुगलक की सफल नहीं हुई है। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे आपको दिया गया है, देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान अमीर को ही, फ्रेंड्स या आपसे पूछा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किए गए विभाग का नाम क्या है, दीवान अमीर को ही। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला दिया गया है, इब्न बतूता जो कि
1333 से 1347 मोरक्को मूल निवासी अफ्रीकी यात्री था जो कि भारत की यात्रा की थी और वह मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में की थी। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है इब्न बतूता की पुस्तक का नाम, तो जो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है वह रहला है। रहला जो है वह इब्न बतूता की पुस्तक है, यह आपसे बार बार पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 से 51 में भारत में रहा, यानी जो इब्न बतूता है फ्रेंड्स वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में रहा। तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपको दिया गया, मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी, एक इतिहासकार फ्रेंड्स बदायूनी हुए। बदायूनी ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो फ्रेंड्स, यह पॉइंट आपसे बार बार पूछा जाता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो फ्रेंड्स, यह कथन जो है वह बदायूं द्वारा कहा गया मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, तो इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे आपको दिया गया है, फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों की विवाह की व्यवस्था करता था। फ्रेंड्स, यह दीवान खैरात और दीवान खैरात जो है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया एक विभाग है, तो इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग, फ्रेंड्स जो अभी आप लोग PWD विभाग देखते हैं, जो PWB यानी विभाग है उसकी जो स्थापना है वह फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही की गई थी सल्तनत काल में, तो इससे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया तथा 1200 बाग भी लगवाए। तो फ्रेंड इसे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया है, फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। फ्रेंड्स, आपसे यह पूछा जाएगा कि सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन सा, तो आप लोगों को बताना है कि फिरोज शाह तुगलक था और जो सिंचाई पर कर लगता था वह हक ए सर्व लगता था, तो इससे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया। फ्रेंड्स, अगर आपसे यह पूछा जाए कि जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान, तो वह था मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 ईस्वी में लगाया था। लेकिन अगर यह पूछा जाए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान, तो फ्रेंड्स आप लोगों को यह बताना है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया। आपके लिए यह इंपॉर्टेंट बन सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा जो फ्रेंड्स वह अब अंबाला में स्थित है, दिल्ली लाया गया। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आपको दिया गया, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। फ्रेंड्स, यह भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो आप लोग इसे भी देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। तो फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है कि यह दारुल सफा यह क्या है, तो आप लोगों को बताना है जो दारुल सफा है यह एक प्रकार का खैराती अस्पताल है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिए, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाई गई थी, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण, तैमूर का फ्रेंड्स भारत पर आक्रमण पूछा जाता है, तो वह 1398 ईस्वी में किया गया और किसके समय किया गया, तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। नासिरुद्दीन महमूद के समय तैमूर का आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में, तो इससे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपके लिए जितने भी पॉइंट आपको इसमें दिए गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। खिलजी वंश का संस्थापक, तो फ्रेंड्स आपको बताना है जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद आपको दिया गया तुगलक वंश का संस्थापक, तो आपको बताना है गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद आपको दिया गया है सैयद वंश का संस्थापक, तो आपको बताना है खिज्र खान। और लोधी वंश का संस्थापक फ्रेंड्स आपको बताना है बहलोल लोधी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया आगरा की स्थापना, जो आगरा की स्थापना है वह 1504 में सिकंदर लोधी द्वारा की गई। तो ये सारे पॉइंट फ्रेंड्स आपके एग्जाम आप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आप लोग इसे याद कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपको दिया गया है,
1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य घाटोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुए थे। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है घाटोली का युद्ध किसके बीच हुआ, तो वह महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 1518 ईस्वी में हो। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है, तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है, नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी के समय आरंभ किया गया। तो फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाता है गज ए सिकंदरी किसके द्वारा शुरू किया गया, तो वह सिकंदर लोदी द्वारा गज ए सिकंदरी नाम से भूमि की पैमाना करने के लिए शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है अगला पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से कीजिएगा। सिकंदर लोदी के समय में गायन विद्या का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही, फ्रेंड्स इसे इंडिकेट किए, लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का शौकीन था। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए लज्जत ए सिकंदरी की रचना किसके द्वारा की गई, तो वह सिकंदर लोदी द्वारा की गई। और अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि सिकंदर लोदी को कौन सा वाद्य यंत्र सुनने में अधिक शौक होता था, तो वह शहनाई सुनने में उससे अधिक शौकीन होता था। फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है, सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो फ्रेंड्स यह पॉइंट आपसे बार बार पूछा जाता है कि गुलरुखी उपनाम से कौन कविताएं लिखता था। फ्रेंड्स आपको बताना है सिकंदर लोदी जो है वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया अगला पॉइंट, दिल्ली यानी का सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात संपत्ति कर समाप्त कर दिया था। फ्रेंड इसे इंडिकेट कीजिएगा। जो एक प्रकार का जकात होता था संपत्ति कर, वह अनाज से समाप्त कर दिया गया था सिकंदर लोदी द्वारा, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खा यानी मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जौना खा को फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। इनकी याद में जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई, तो इससे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखिए है, जौनपुर का संस्थापक मलिक सरवर था। फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जाता है कि जौनपुर का संस्थापक कौन था, तो वह मलिक सरवर को माना जाता है। इसने स्वतंत्र शासक सरकी राज्य की स्थापना वह मलिक सरवर द्वारा की गई, तो फ्रेंड्स आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्ष तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने उस पर अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर पर पुनः दिल्ली सल्तनत में का अंग बना लिया। तो फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा कि बहलोल लोदी द्वारा जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया गया, वह 1179 ईस्वी में बनाया गया, तो इससे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आपको दिया गया है, इब्राहिम शाह सरकी। तो फ्रेंड्स आप लोग इब्राहिम शाह सरकी को नोटिस कीजिएगा और इससे सीखने की कोशिश कीजिएगा। इब्राहिम शाह सरकी जो कि 1402 से 1440 ईस्वी जौनपुर में सरकी वंश का सबसे महान शासक था। तो फ्रेंड्स आप लोग इब्राहिम शाह सरकी को याद रखिएगा, यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, इब्राहिम शाह सरकी स्वयं सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक व्याख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से विख्यात हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है, तो वह जौनपुर को कहा जाता है। यह पॉइंट आप लोग नोटिस कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है, आप लोग देखिएगा 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई जो हुआ है, फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जौन उल आबेदीन के नाम से कश्मीर का सिंहासन में पर बैठा। तो फ्रेंड जैनुल आबेदीन यह आपसे इम्पॉर्टेंट बन सकता है। इसे कश्मीर के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग देखिएगा जो जैनुल आबेदीन का समय पीरियड था, टाइम पीरियड वह 1420 से 1470 ईस्वी तक था। तो फ्रेंड इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। देखिएगा अगला पॉइंट आपको वही लिखा गया है, इसकी धार्मिक उदारता के कारण इसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है और इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। फ्रेंड आपसे लोग कश्मीर के अकबर को नोटिस कीजिएगा, यह पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप लोग बताइए कि जैनुल आबेदीन को कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड देखिए अगला पॉइंट आपको दिया गया है, वुलर झील में जौना लंका
जैनुक लेक द्वीप नामक द्वीप का निर्माण भी जैन उल आबेदीन ने करवाया था। तो फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जौनालंका या जौनुक लेक यानी द्वीप का निर्माण वह जैन उल आबेदीन द्वारा ही करवाया गया था। तो फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है, बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य। तो इससे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि बहमनी राज्य तो जो था फ्रेंड वह 5 राज्यों में था। तो आप लोग देखिएगा, आपको एक तरफ दिया गया है राज्य, बीच में आपको दिया गया है संस्थापक और दूसरी तरफ दिया गया है राजवंश। तो आप लोग देखिएगा, जो बरार राज्य है उसके अंतर्गत जो बरार राज्य के संस्थापक हैं वह हैं फतेह उल्लाह इमाद शाह। जो इन्होंने वंश स्थापित की है फ्रेंड्स वह इमाद शाही वंश स्थापित किया है। उसके बाद आपको दिया गया है राज्य बीजापुर। बीजापुर के संस्थापक जो है वह यूसुफ आदिल शाह है और यूसुफ आदिल शाह के द्वारा जो राजवंश की स्थापना की गई है वह है आदिल शाही वंश। उसके बाद फ्रेंड्स दिया गया अहमदनगर। अहमदनगर के जो संस्थापक हैं वह है मलिक अंबर और जो मलिक अंबर द्वारा जो राजवंश की स्थापना की गई है वह निजाम शाही वंश है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया गोलकुंडा। गोलकुंडा के जो संस्थापक है वह है कुली कुतुब शाह और इनके द्वारा जो राजवंश की स्थापना की गई है वह कुतुब शाही वंश की स्थापना की गई। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है बीदर। जो बीदर के संस्थापक है वह है आमिर अली बरीद। जो आमिर अली बरीद हैं वह बीदर राज्य के संस्थापक हैं और इन्होंने बीदर शाही राजवंश की स्थापना की। फ्रेंड्स तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आपके पेपर ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स आप लोग बोरियत महसूस नहीं कीजिएगा। आज हम कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में आपको जितना दिल्ली सल्तनत आपके पेपर ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है आज हम आपको एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करें। तो ये क्लास आपको थोड़ा सा बड़ी हो सकती है, तो आप लोग धैर्य के साथ मेरे साथ अंत तक बने रहें और क्लास का आनंद लेते रहें, जिससे आपका पहले ही प्रयास में पीटी क्वालिफाई होने की 100% संभावना हो। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे और देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपसे पूछा जाता है तो आप लोगों को बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों जिसमें संगम जिसका टाइम पीरियड 1336 से 1485, सालू 1485 से 1505, तुलु 1505 से 1570 और आरावीणु वंश जो लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। तो फ्रेंड्स ये आपसे पूछा जाता है संगम, सालू, तुलु और आरवीणु वंश के बारे में। तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिए अगला पॉइंट आपको दिया गया है 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उनका पुत्र हरिहर द्वितीय जो कि 1377 से 1404 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा। तो इससे आप लोग देखिएगा। और जो हरिहर द्वितीय है फ्रेंड्स वह महाराजा और धीराज की उपाधि भी धारण की। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया कृष्णदेव राय का शासनकाल जो है वह 1509 से 1529 ईस्वी तक विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। तो फ्रेंड इससे इंडिकेट कीजिएगा कि जो कृष्णदेव राय का समय पीरियड है वह विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। तो आप लोग फ्रेंड इससे इंडिकेट कीजिएगा। आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है उसके यानी विजय कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि हुआ करते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो फ्रेंड आप लोग देखिएगा जो अष्टदिग्गज हैं वहाँ कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अगला पॉइंट आपको दिया गया है कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। फ्रेंड इससे भी इंडिकेट कीजिएगा कि जो कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था उन्हें तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। अगला पॉइंट फ्रेंड्स आपको दिया गया उनकी प्रमुख रचना आमुक्त माल्यादि थी जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। तो फ्रेंड्स आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा कि तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है अमुक्त माल्यादि जिसकी रचना फ्रेंड्स कृष्णदेव राय के द्वारा ही अमुक्त माल्यादि की रचना की गई है। यह पुस्तक आपसे बार बार पूछी जाती है तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। अगला पॉइंट फ्रेंड्स आपको दिया गया है कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की, ना कि नहर। आप लोग फ्रेंड इंडिकेट कीजिएगा। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसके समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय ही भारत के भ्रमण पर आया था। तो आप लोग फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा। डोमिंगो पायस को याद रखिएगा, यह एक पुर्तगाली यात्री था।
अगला पॉइंट फ्रेंड्स आपको दिया गया है बाबरनामा, यानी बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जो कि बाबरनामा फ्रेंड्स आपसे पूछी जाती है किस भाषा में लिखी गई है, तो आप लोगों को बताना कि जो बाबरनामा है वह तुर्की भाषा में लिखित है और यह इसमें कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है, तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिए अगला पॉइंट आपको दिया गया है 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया और इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फ्रेंड्स यह भी आपसे पूछा जाता है कि जो संयुक्त सेना बहमनी राज्य थी उसमें कौन सी सेना शामिल नहीं थी, किस राज्य की, तो उसमें फ्रेंड्स जो है वह बरार की सेना शामिल नहीं थी। और यह तालीकोटा का युद्ध इसे राक्षसी तांगड़ी, बन्नी हट्टी या कृष्ण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1565 में हुआ, तो इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिए आगे, और आगे आपको दिया गया होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र को वर्तमान नाम हालेविडु है, जो कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है, तो फ्रेंड इसे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। यह भी आपसे पूछा जाता है होयसल राजवंश की राजधानी, तो आप लोगों को बताना है द्वार समुद्र। चलिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखिए, हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में स्थित है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा जो हम्पी है वह किस से संबंधित है, तो जो हम्पी है वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, तो आप लोग इससे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिए अगला पॉइंट आपको दिया गया विजयनगर काल में बना वीरूपाक्ष मंदिर यही पर स्थित है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है जो वीरूपाक्ष मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह हम्पी में स्थित है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिएगा अगला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है विट्ठल मंदिर, जो कि हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय, जो कि जिनका समय पीरियड था 1509 से 1529 ईस्वी में करवाया गया था। तो फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाएगा कि विट्ठल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो आप लोगों को बताना है कि विट्ठल मंदिर का निर्माण जो है वह कृष्णदेव राय के द्वारा ही करवाया गया था, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पॉइंट अगला दिया गया है प्रशासनिक विभाग एवं इसे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को एक तरफ दिया गया है विभाग और दूसरी तरफ दिया गया है विभाग से संबंधित संस्थापक शासक, यानी इस विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई, तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। आपको दिया गया है दीवान ए मुस्तखराज, यह एक प्रकार का राजस्व विभाग था जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई। दीवान ए मुस्तखराज। अगला पॉइंट आपको फ्रेंड्स दिया गया अगला विभाग दीवान ए रियासत, जो दीवान ए रियासत है फ्रेंड्स यह एक बाजार नियंत्रण विभाग है जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट आपको फ्रेंड्स दिया गया है दीवान ए अमीर को ही, यह एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई। अगला पॉइंट फ्रेंड्स आपको दिया गया है दीवान ए खैरात, जो दीवान ए खैरात फ्रेंड्स था वह एक दान विभाग था और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया दीवान ए बंदगान, जो दीवान ए बंदगान है उसकी स्थापना फ्रेंड्स जो है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई दीवान ए बंदगान की, तो आप लोग फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया है विभाग एवं उनकी कार्यविधियां, तो फिर आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा विभाग एवं उनकी कार्यविधियां, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आपको दिया गया है दीवान ए अर्ज, तो आप लोग देखिएगा जो दीवान ए अर्ज है फ्रेंड्स वह सैन्य विभाग से संबंधित माना जाता है। उसके बाद आपको दिया गया है दीवान ए रिसालत, जो दीवान ए रिसालत है फ्रेंड्स वह धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया दीवान ए इंसा, जो दीवान ए इंसा है वह सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित माना जाता है। उसके बाद दिया गया है दीवान ए वजारत, जो दीवान ए वजारत है वह वित्तीय मामलात से संबंधित माना जाता है, तो आप लोग फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा और ये सारे विभाग आपको 100% याद होने चाहिए। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे, और आगे देखिए आपको दिया गया है अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि इनका टाइम पीरियड हुआ है 1242 से 46 के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित होता है। तो फ्रेंड्स इससे इंडिकेट कीजिएगा कि बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है वह अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर हमें देखने को मिलता है। फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने
कुतुब मीनार के निकट करवाया था। तो फ्रेंड इससे इंडिकेट कीजिएगा कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। उसके बाद फ्रेंड अगला पॉइंट आपको वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, मालवा विजय के उपलब्धि में। फ्रेंड आप लोग इससे भी मालवा विजय भी इंडिकेट कीजिएगा। मालवा विजय के उपलब्धि में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। तो फ्रेंड इससे इंडिकेट कीजिएगा कीर्ति स्तंभ का निर्माण वह राणा कुंभा द्वारा और मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड आपको अगला पॉइंट दिया गया है सुमेलित है। आप लोगों को पेपर में पूछा जाएगा कि कौन सा सुमेलित है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको जो दिया गया है वह सुमेलित है। आप लोग देखिएगा, एक तरफ आपको स्मारक दिया गया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित शासक दिया गया है। जो दोहरा गुम्बद है उसका निर्माण फ्रेंड्स वह सिकंदर लोधी द्वारा करवाया गया। अष्टभुजीय मकबरा, जो अष्टभुजीय मकबरा फ्रेंड्स इसका निर्माण जो है वह शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया। जहांगीरी महल का निर्माण जो है वह शासक हुए अकबर द्वारा करवाया गया। और गोल गुंबद जो कि बीजापुर में है उसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह द्वारा करवाया गया। तो फ्रेंड इससे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है का जन्म 1253 ईस्वी या अगर इसे हिजरी संवत में देखा जाए तो 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान में हुआ। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा कि अगर आपसे यह पूछा जाए अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है तो आपको बताना अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। और फ्रेंड्स जो अमीर खुसरो इनको तूती-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपको दिया गया है अमीर खुसरो की रचनाओं में आपको दिया गया है मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फुता यानी तारीख ए अलाई, अस्काह, नू सिपीहर और तुगलकनामा। तो फ्रेंड इसे इंडिकेट कीजिएगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी की पुस्तक हैं वह आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं, जिसमें है मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फुता जिन्हें तारीख ए अलाई के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अस्का, नू सिपीहर और तुगलकनामा प्रमुख है। तो फ्रेंड्स आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया है खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा कि खुसरो जो है अमीर खुसरो वह पहला मुसलमान हुए थे जिन्होंने भारतीय होने का दावा किया था। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया इंपॉर्टेंट, आप लोग देखिएगा नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। फ्रेंड्स यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके पेपर ऑफ से, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है जियाउद्दीन बरनी ने फारसी में तारीख ए फिरोज शाही की रचना की। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई। तो जो तारीख ए फिरोज शाही की रचना है फ्रेंड्स वह जियाउद्दीन बरनी के द्वारा की गई। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे दिया गया है संगीत यंत्रों तबला एवं सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। तो फ्रेंड्स इसे भी इंडिकेट कीजिएगा कि जो तबला एवं सितार का आविष्कार है वह 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया है। तो फ्रेंड्स संगीत मीमांसा और संगीत राज ग्रंथों का जो प्रणयन है वह राणा कुंभा द्वारा किया गया है। तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे आपको दिया गया है, देखिएगा तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही, जो फ्रेंड्स फिरोज शाह तुगलक है इन्होंने अपना जो संस्मरण है वह फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। तो आप लोग इससे भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है कबीर जो कि इनका टाइम पीरियड 1398 से 1508 ईस्वी रामानंद के 12 शिष्यों में प्रमुख थे। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है कबीर के गुरु का नाम तो आप लोगों को बताना है जो कबीर के गुरु हुए हैं वह रामानंद हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे और आपको दिया गया है साखी शब्द रमैनी कबीर की रचनाएं हैं। तो आपसे यह पूछा जाता है कि कबीर की रचना कौन सी है। तो फ्रेंड्स आपको जो इम्पॉर्टेंट है वह है साखी शब्द और रमैनी। तो आप लोग इससे भी इंडिकेट कीजिएगा।
चलिए फ्रेंड देखिएगा अगला पॉइंट आपको दिया गया है, गुरु नानक जिनका टाइम पीरियड 1469 से 1539 ईस्वी, सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की। तो फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है कि गुरु नानक किसके समकालीन थे, तो फ्रेंड्स वह थे सिकंदर लोदी के समकालीन। जो फ्रेंड्स सिकंदर लोदी का समय पीरियड है वह 1489 से 1517 ईस्वी में होता है। तो आप लोग इससे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, अगला पॉइंट आपको दिया गया है, मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। तो फिर आप लोग इससे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है, नामदेव बरकरी संप्रदाय से संबंधित है। फ्रेंड्स आपसे अब नामदेव के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग बताइएगा कि नामदेव बरकरी संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपको दिया गया है पॉइंट, सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो वह अकबर और जहांगीर के समकालीन तुलसीदास हुए थे। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिएगा अगला पॉइंट आपको दिया है, तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे जिसमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। तो फ्रेंड तुलसीदास द्वारा लगभग 25 ग्रंथों की रचना की गई, लेकिन आपको सभी को नहीं पढ़ना, आपको खाली ध्यान देना है रामचरितमानस और विनय पत्रिका जो है तुलसीदास के ग्रंथों में से सबसे सर्वोत्तम माने जाते हैं। तो आपको इन्हीं दोनों को ध्यान देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है अगला पॉइंट, तुकाराम का काल जो है वह 1608 से 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो आप लोग इससे भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, तुकाराम बरकरी संप्रदाय से संबंधित है। तो आप लोग भी इसे इंडिकेट कीजिएगा कि जो नामदेव है वह भी बरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं और जो तुकाराम है वह भी बरकरी संप्रदाय से ही संबंधित माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कीजिएगा, चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्ती में आबू इस्हाक सामी। तो आप फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, आबू इस्हाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा आबू अब्दाल। फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, ख्वाजा अब्दुल अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गया। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा भारत में चिश्तिया संप्रदाय यानी जो हुआ उसका जो प्रचार प्रसार किया गया है। तो आप लोग ज़्यादा जो ध्यान देते हैं वह मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में ही ध्यान देते हैं। फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है, इंडिकेट कीजिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज सकर्त है, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता था। तो फ्रेंड्स आप लोग इस पॉइंट को भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, आपको दिया गया है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह फ्रेंड्स आपसे पूछी जाती है। तो आप लोगों को बताना है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वह दिल्ली में स्थित है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया है, 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। तो फ्रेंड्स आप लोग इससे भी इंडिकेट कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु कब हुई, जिनका दरगाह दिल्ली में है, तो आप लोगों को बताना है कि निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु जो है फ्रेंड्स वह 1325 ईस्वी में हुई। आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्यकाल देखा था। फ्रेंड यह वेरी इंपॉर्टेंट से कीजिएगा, यह आपसे बार पूछा जाता है। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, निजामुद्दीन औलिया महमूद ए इलाही और सुल्तान उल औलिया यानी संतों को राजा नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो फ्रेंड इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखिएगा अगला पॉइंट आपको दिया गया है, कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहिद्दीन कादरी जिलानी हुए। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहिद्दीन कादरी जिलानी थे। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया है, नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी द्वारा की गई। तो फ्रेंड आप लोग इससे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिए अगला पॉइंट आपको दिया गया है, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, सूफी संत
शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपसे 100% पूछा ही जाने वाला है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखिए। अगला पॉइंट आपके लिए दिया गया है, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो जो सूफी संतों का निवास स्थान हुआ करता था फ्रेंड्स, वह खान कहा हुआ करता था। तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला पॉइंट आपको दिया गया, प्रेम वाटिका महाकाव्य की रचना रसखान द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। प्रेम वाटिका आपसे पूछा जाता है, जो प्रेम वाटिका है वह उसकी रचना रसखान के द्वारा फ्रेंड्स की गई। तो यह पॉइंट आप लोग याद कीजिएगा। उसके बाद आपको दिया गया, 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही की गई थी और पद्मावत की रचना भी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई। फ्रेंड्स आपको आगे दिया ही गया है, जायसी की पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम में से पद्मावत हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास जो है वह हमारी यहीं तक। आज की क्लास में हमने पूरा दिल्ली सल्तनत कवर करने की कोशिश किया और हमने ईमानदारी पूर्वक पूरे लगन और शिद्दत से हमने इसे कंप्लीट भी किया। तो आप लोग अगर आज अंत तक मेरे साथ बने रहे तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया करता हूं। फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।